दिस इज कनिष्का गुप्ता। आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मेमोरी हायरार्की। हमारे सिस्टम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज में डिवाइडेड रहता है, दैट इज रजिस्टर, कैशे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड टर्शियरी मेमोरी। मेन मेमोरी में आती है रैम सॉरी मेन मेमोरी में आती है रैम। सेकेंडरी में यू कैन हैव USB ड्राइव्स एंड फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क एंड टर्शियरी स्टोरेज कंटेन्स मैग्नेटिक टेप्स। यहाँ पर साइज अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा होता है, कॉस्ट अप टू डाउन डिक्रीज होती है, एक्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा होता है, परफॉर्मेंस हर एक मेमोरी की ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है एंड साइज बढ़ता है। नाउ अब आप सोच रहे होंगे रजिस्टर्स का साइज इतना छोटा है, एक्सेस टाइम इतना कम है और परफॉर्मेंस इतना हाई है, तो हम लोग के सिस्टम्स में पूरी की पूरी मेमोरी रजिस्टर्स ही क्यों नहीं होती? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है इफ़ हम लोग ऐसा करें तो। इफ़ एंड देन इट वोंट बी अफोर्डेबल फॉर द जनरल पब्लिक। सो हम लोग अपनी मेमोरी को डिफरेंट टाइप्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं जिससे हमारा सिस्टम एक ऑप्टिमाइज तरीके से परफॉर्म कर सके। Now let's move on to the next part, that is levels and the types of memory organization. Memory organization दो parts में होती है, independent organization and hierarchical organization. Independent organization में जो different levels होते हैं memory के वो parallelly connected होते हैं CPU से। That is CPU जब भी डाटा फैच करने की कोशिश करेगा या सर्च करने की कोशिश करेगा तो वो दोनों मेमोरी में डायरेक्टली एंड साइमल्टेनियसली फैच कर रहा होगा या सर्च कर रहा होगा। ऑन द अदर हैंड हायरार्किकल में वो सिक्वेंशियली फैच करने की कोशिश करेगा, दैट इज फर्स्ट वो लेवल 1 में सर्च करेगा, इफ़ वहाँ पर नहीं मिलता है तो वो लेवल 2 की तरफ जाएगा। इफ़ यहाँ पर नहीं मिला दैट इज़ कॉल्ड मिस। किसी भी मेमोरी में जब डाटा सर्च होता है और वहाँ पर डाटा नहीं मिल रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड मिस, एंड इफ डाटा मिल जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड हिट। Here we have the formula of T average, that is the average time taken by the CPU to search the particular data. So formula में ये है H1 T1, that is H1 is the hit ratio of level 1. Hit ratio stands for कितना probability है उस डाटा की मिलने की in that particular level or in that particular memory. तो H1 is the ratio for level 1, T1 is the average access time for level 1. देन 1 माइनस H1। नाउ अब इसका टाइम T1 है, इसमें मिल गया तो टाइम हो गया H1 T1, और इफ इसमें नहीं मिला तो 1 माइनस H1 हो गई अपनी प्रोबेबिलिटी, और टाइम फॉर लेवल 2 इज T2। नाउ सेम वी मूव टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो H1 इज द हिट रेशियो फॉर लेवल 1, T1 इज टाइम फॉर लेवल 1, 1 माइनस H1 तब आएगा जब हमारे को यहाँ पर डाटा मिला नहीं है लेवल 1 में, तो मिस का रेशियो क्या हो जाएगा 1 माइनस H1, और T1 प्लस T2 ये हो गया अपना टोटल टाइम। सेम गोज फॉर लेवल 3। लेवल 3 में भी 3 लेवल्स होते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करता है CPU, दैट इज पैरेलली सर्च करता है या साइमल्टेनियसली सर्च करता है इंडिपेंडेंट में, और सीक्वेंशली सर्च कर रहा होता है हायरार्किकल में। यू कैन हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। ये दोनों T एवरेज के फॉर्मूला है, दैट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय द CPU टू एक्सेस और सर्च दैट पर्टिकुलर डाटा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज कैशे मैपिंग एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज कैशे मैपिंग। कैशे मैपिंग refers to the technique used by the CPU to determine how memory addresses are mapped to the cache lines। जब भी कोई हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं या कोई भी काम कर रहा होता है CPU, तो जो डाटा फैच करना होता है वो CPU से फैच करता है, बिकॉज मेन मेमोरी हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उसका एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग मेन मेमोरी से वो पर्टिकुलर डाटा कैशे में मैप कर कर फिर यूज़ करते हैं। तो मैपिंग की वी हैव 3 टेक्निक्स, दैट इज डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो डायरेक्ट मैपिंग में वी हैव द फॉर्मूला K modulo N. Let's have a look over this.
यहाँ पर लेट्स से हमारे मेन मेमोरी का साइज़ है 128 बाइट्स एंड एज वी नो कि पूरी मेन मेमोरी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होती है, उनको ब्लॉक्स बोलते हैं और हर ब्लॉक की अपनी एक कैपेसिटी होती है। लेट्स से यहाँ पर ब्लॉक कैपेसिटी 4 वर्ड्स की है। जैसे बाइट्स एक यूनिट होती है साइज़ की, वैसे ही हम लोग यहाँ पर वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स हर ब्लॉक की साइज़ है। तो टोटल ब्लॉक्स अपनी मेन मेमोरी में कितने हो जाएंगे, 128 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 32 ब्लॉक्स, दैट इज B0, B1, B2, B3 एंड सो ऑन अप टू B31। एंड इन कैशे मेमोरी, जैसे कि यहाँ पर जो जितना भी ब्लॉक साइज मेन मेमोरी में होता है उतना ही ब्लॉक साइज हमारा कैशे में भी होता है। इधर 4 वर्ड्स का साइज है तो सिमिलरली यहाँ पर भी साइज 4 वर्ड्स का ही होगा। लेट्स से कैशे मेमोरी का साइज हमारा 16 बाइट्स है और इसका तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी, 16/4, दैट इज 4 लाइंस। कैशे मेमोरी में हर ब्लॉक को लाइन बोला जाता है। तो वी हैव L0, L1, L2 एंड L3। अब मैप करने के लिए जैसे कि मैंने बताया K mod n का यूज़ करते हैं। इधर K वो डाटा है एंड n इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द कैशे, दैट इज हियर वी हैव 4। तो लेट्स से हमारा जो CPU है एक एड्रेस जनरेट करता है। लेट्स से इट इज़ वर्ड 12, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लॉक नंबर 3। तो 3 मॉड्यूलो n, दैट इज n इज 4, तो आंसर इज 3। Therefore, block 3 will map into line 3. Similarly, if we go for block 0, that is B0, so K is equals to 0, K modulo 4, that is 0. So we have block 0 here. Same goes for block 1 and so on. So block 1 इधर आएगा, block 2 इधर पर, and we continue like this. Now, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बंधे हुए हैं किसी फॉर्मूला से मैप करने के लिए। तो लेट्स से हमारा ये L1 वाला लाइन बिल्कुल एम्प्टी है एंड CPU कॉल करता है कोई भी वर्ड जो ब्लॉक नंबर 4 में प्रेजेंट है। लेट्स से ब्लॉक वर्ड नंबर 17। सो 4 मॉड्यूलो 4 इज 0, दैट इज ब्लॉक नंबर 4 यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉक 0 प्रेजेंट है और दैट इज़ यहाँ पर मिस हुआ है, कैशे में डाटा नहीं मिला है तो यहाँ पर ये मिस हुआ है। तो जो सर्च होगा वो अब मेन मेमोरी में होगा और वहाँ से फिर डाटा फैच होकर यहाँ पर ओवरराइट होगा ब्लॉक 0 की जगह। तो यहाँ पर ये मैं कट कर देती हूँ और यहाँ पर ब्लॉक 4 प्रेजेंट हो गया है। नाउ लेट्स से अब आगे कोई भी आइटम और ब्लॉक या और वर्ड जो भी हम सर्च कर रहे हैं, लेट्स से इट इज़ ब्लॉक नंबर 8, तो 8 मॉड्यूलो 4 इट इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और हमको फिर इसको कट करके मिस हो गया है तो ब्लॉक नंबर 8 इधर पर आएगा। इसका डिसएडवांटेज अब ये हो रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1 हमारी एम्प्टी है, बट अब हम लोग फॉर्मूला से जैसे बाउंडेड है तो हम लोग यहाँ पर ब्लॉक नंबर 8 या ब्लॉक नंबर 4 को रख नहीं सकते एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस मतलब जहाँ हमारे पास कैशे में स्पेस होते हुए भी हम वहाँ पर अपने ब्लॉक को या डाटा को नहीं प्लेस कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस डायरेक्ट मैपिंग में ही होता है। लेट्स और आगे भी 2 मिसेस और होते हैं, दैट इज़ कोल्ड मिस और कैपेसिटी मिस। कोल्ड मिस तब होता है जब हमारी कैशे पूरी ही एम्प्टी हो, तो मिस तो 100% होना ही है ना क्योंकि डाटा तो वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो दैट इज़ कोल्ड मिस, ये कंपलसरी मिस होता है। कैपेसिटी मिस के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैपिंग टेक्निक, दैट इज फुली एसोसिएटिव मैपिंग। फुली एसोसिएटिव में हम लोग किसी भी फॉर्मूला से बाउंडेड नहीं होते हैं, इसमें हम लोग कोई भी ब्लॉक कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन प्लेस ब्लॉक 0 ईदर हेयर और ईदर हेयर, नो इश्यूज। सो लेट्स फिल इट। सो B0 ब्लॉक 0, B1 B2 यहाँ पर हम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से अपनी पूरी कैशे का यूज़ कर रहे हैं, एक भी ब्लॉक खाली नहीं है और इस तरीके से हमारी मेमोरी फुल्ली यूज़ हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। नाउ
लेट्स कंसिडर कि हमारी सारी लाइंस कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं. इफ़ ये सारी लाइंस कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं एंड अब हमें कोई और नया डाटा या नया ब्लॉक इसमें मैप करना है, तो वो कहाँ पर करेंगे? हमारे पास स्पेस तो है ही नहीं. तो दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी मिस, कि हमारे कैपेसिटी कैशे का पूरा फिल हो चुका है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मैपिंग टेक्निक, दैट इज सेट एसोसिएटिव. बेसिकली सेट एसोसिएटिव is the combination of direct mapping and fully associative mapping. Set associative, we can also say it as M-way set associative. So here M denotes the number of sets. M-way set associative. तो यहाँ पे जो M है वो नंबर ऑफ सेट्स होता है. M-way set associative mapping में हम लोग जो कैशे को वो m सेट्स में डिवाइड करते हैं, और के मॉड n वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था डायरेक्ट मैपिंग में, उसका यूज़ करते हैं सेट डिसाइड करने के लिए, और पर्टिकुलर सेट में डाटास को फिल या सर्च करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का. लेट्स से वी हैव दिस कैशे, हमने इसको दो सेट्स में डिवाइड कर दिया. हियर m की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2, तो ये हो गया सेट 0 और ये हो गया सेट 1. तो हमारे पास कोई भी डाटा आ रहा है उसको पहले हम लोग इस फॉर्मूले में के में वो जो डाटा है वो डालेंगे, m में आएगा अपनी वैल्यू 2. उससे डिसाइड होगा हमारा सेट कौन सा है, इधर इट इज सेट 0 और सेट 1. इफ़ मॉड्यूलो का आंसर, इस फॉर्मूले से आंसर हमारा जनरेट हो रहा है 0, तो वह सेट 0 में जाएगा, और आंसर यदि 1 आ रहा है तो सेट 1 में जाएगा. और पर्टिकुलर सेट में फिल करने के लिए हम लोग फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं. एंड दैट इज़ यहाँ पर B0 इधर यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, तो वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है. नाउ दैट्स इट फॉर द डे. लेट्स रैप अप. तो हमने फर्स्ट पढ़ा मेमोरी हायरार्की, देन वी लर्नड अबाउट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेमोरी. Then we came to the main topic of the chapter, that is cache mapping and its types. उसमें देखा डायरेक्ट मैपिंग जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं के मॉड, एंड फुल्ली एसोसिएटिव जिसमें हम बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं होते हैं, हम किसी भी कैशे लाइन में कोई भी मेमोरी ब्लॉक मैप कर सकते हैं. और सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मैपिंग और फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Like, share and subscribe.